नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्र की ये आखिर कैसी राजनीति। एक्टिव रोगियों में राजस्थान का 6वां नंबर है, लेकिन ऑक्सीजन देने में केंद्र ने 17वें नंबर पर राजस्थान को रखा है। 3 भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में हमसे कम एक्टिव रोगी है, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले पर कहा कि एक्टिव केस के आधार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन होना चाहिए, भेदभाव न करे केंद्र सरकार। और ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर केंद्र की राजनीति ये कैसी है। एक्टिव रोगियों में राजस्थान का 6वां नंबर है और कायदे से अगर देखा जाए तो जहां पर जितने ज्यादा एक्टिव केसेस है उस हिसाब से यहां पर आवंटन होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन देने में केंद्र ने 17वें नंबर पर राजस्थान को रखा है, जबकि एक्टिव रोगियों की संख्या में राजस्थान 6ठे नंबर पर है। 3 भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जहां पर हमसे कम एक्टिव रोगी है, यानी राजस्थान से कम एक्टिव रोगी यहां पर है, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन किया गया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। उन्होंने इस मामले में आगे कहा कि एक्टिव केस के आधार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन हो, भेदभाव न करे केंद्र सरकार। कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर प्रसंज्ञान राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने प्रसंज्ञान लिया। परिवादी रमेश बुराना और लियाकत अली की शिकायत पर प्रसंज्ञान लिया है। केंद्र द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन और वैक्सीन की आपूर्ति आधी करने पर शिकायत की गई थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव को इसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया है। आगामी पेशी तारीख पर मांगी है पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट। और साथ ही कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, मानव के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और ऐसे में जवाब इसे लेकर देना ही होगा। तो कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर प्रसंज्ञान अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने इस मामले को लेकर प्रसंज्ञान लिया। परिवादी रमेश बुराना और लियाकत अली की शिकायत पर ही प्रसंज्ञान लिया है। केंद्र द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन और वैक्सीन की आपूर्ति आधी करने पर शिकायत की गई थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है इस बाबत। साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भी इसे लेकर नोटिस जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख पर पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई और कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, मानव के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को दोनों को समझना होगा। इधर गोवा कांग्रेस ने दर्ज कराई है शिकायत। भाजपा में शामिल अपने 10 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने विधायकों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्व कांग्रेस सदस्य और वर्तमान डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर को भी नामजद किया गया है इसे लेकर। तो गोवा कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा में शामिल अपने 10 विधायकों के खिलाफ गोवा कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने विधायकों पर धोखाधड़ी और साथ ही जालसाजी का भी आरोप लगाया। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने ये शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व कांग्रेस सदस्य और वर्तमान डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर को भी नामजद किया गया है। सिस्टम को इलाज की दरकार। जयपुर में बेकाबू कोरोना से बेपटरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मरीजों को न बेड है न रेमडेसिविर है। अस्पतालों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। कब होगा बुलेटिन जारी ताकि आमजन को घर बैठे जानकारी मिल सके। शहर के 80% अस्पताल ऐसे हैं जिनमें महज 24 से 36 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। कई निजी अस्पताल संचालकों ने जिला कलेक्टर से वार्ता में इसे लेकर स्पष्ट किया है पूरी स्थिति को। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वे अब मरीजों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं है जब तक ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति नहीं की जाती। इस कदर हालात शहर के बन चुके हैं। तो जयपुर में बेकाबू कोरोना से बेपटरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, जो व्यवस्थाएं होना चाहिए। और ऐसे में नजर आता है कि सिस्टम को ही अब इलाज की दरकार है। मरीजों को न बेड मिल रहे हैं न रेमडेसिविर, अस्पतालों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। कब होगा बुलेटिन जारी, इसका इंतजार है ताकि आमजन को घर बैठे जानकारी मिल सके। शहर के 80% अस्पताल ऐसे हैं जिनमें महज 24 से 36 घंटे तक के लिए ही ऑक्सीजन है। कई निजी अस्पताल संचालकों ने जिला कलेक्टर से वार्ता में इसे स्पष्ट भी किया है कि स्थिति अब कैसी बन चुकी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वे अब मरीजों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं है। तो सिस्टम को इलाज की दरकार साफ नजर आ रही है। इंतजार इसी बात का कि आखिर बुलेटिन जारी कब होगा, कब आमजन घर बैठे जानकारी हासिल कर सकेगा। शहर के 80% अस्पताल ऐसे जिनमें महज 24 से 36 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। कई निजी अस्पताल संचालकों ने जिला कलेक्टर से भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अब इस स्थिति में नहीं है कि मरीजों को भर्ती कर सके, क्योंकि मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
हालत इस कदर है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है, कहीं बेड मिल रहा है तो रेमडेसिविर की दरकार है वो नहीं मिल पा रही है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है। अब तो अस्पताल ज्यादातर ऐसे हैं जो सीधे तौर पर कह चुके हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 24 से 36 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन है, और अगर ये आपूर्ति नहीं की जाती है तो हम अब इस स्थिति में नहीं है कि दूसरे मरीजों को, नए मरीजों को भर्ती कर सके, जो है उनका इलाज हो सके। हमारे लिए वही बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। प्राणवायु के मनमाने आवंटन से फूलती कोविड मरीजों की सांसें। प्रदेश में बेकाबू कोरोना के बावजूद केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार है। एक्टिव मरीजों के हिसाब से ना तो ऑक्सीजन का आवंटन है, ना ही पर्याप्त रेमडेसिविर की आपूर्ति है। गहलोत कैबिनेट की मीटिंग में कल प्रमुखता से ये मुद्दा उठा। बैठक में पेश किए राजस्थान और अन्य राज्यों के आवंटन के आंकड़े भी। इधर 1 लाख एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को महज 205 एमटी ऑक्सीजन का आवंटन हो रहा है। महाराष्ट्र को सर्वाधिक 1661 एमटी, गुजरात को 975 एमटी ऑक्सीजन का आवंटन है। और ऐसे में कैबिनेट में एक बार फिर प्रमुखता से केंद्र से ये मांग उठाई गई है कि राज्यों को एक्टिव केस के हिसाब से ऑक्सीजन, जीवन रक्षक इंजेक्शन आवंटित किया जाए। और ये मांग कैबिनेट की बैठक में भी उठाया गया क्योंकि बार बार एक बात कही जा रही है कि जहां पर ज्यादा केसेस है, जहां पर ज्यादा जरूरतें हैं, उस हिसाब से, उस रेशियो में यहां पर आवंटन होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर अब ज्यादा दे रहे हो। प्राणवायु के मनमाने आवंटन से ही कोविड मरीजों की अब सांसें फूलती नजर आ रही है। प्रदेश की बात हम कर रहे हैं जहां पर बेकाबू हो चुका है कोरोना, और इसके बावजूद भी केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ कर रही है। एक्टिव मरीजों के हिसाब से ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आवंटन है पर्याप्त तरीके से हो पा रहा है, रेमडेसिविर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गहलोत कैबिनेट की मीटिंग में भी कल प्रमुखता से मुद्दा उठा था। करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली थी और बैठक में पेश किए राजस्थान और अन्य राज्यों के आवंटन के आंकड़े कि कहां किस राज्य में आंकड़े पेश किए गए कि कितने पॉजिटिव केसेस है और किस कदर आवंटन वहां पर किया जा रहा है। 1 लाख एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को महज 205 एमटी ऑक्सीजन का आवंटन हुआ है। महाराष्ट्र को सर्वाधिक 1661 एमटी, तो वहीं गुजरात को 975 एमटी ऑक्सीजन का आवंटन किया गया। केंद्र की तरफ से आवंटन किया गया और ऐसे में कैबिनेट में एक बार फिर से प्रमुखता से इस मांग को केंद्र के सामने उठाया गया है कि राज्यों को एक्टिव केस के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन, जीवन रक्षक इंजेक्शन का आवंटन यहाँ पर किया जाना चाहिए। जहां पर जितने ज्यादा केसेस हैं, जहां जितनी ज्यादा जरूरतें हैं, उस हिसाब से ये आवंटन होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली या फिर अपने जहां पर सरकार है राज्यों में वहां पर ज्यादा दिया जाए। इस ओर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और इसी को लेकर कल बैठक में भी ये आवाज उठी। वेंटिलेटर पर जीवन रक्षक वेंटिलेटर्स। पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जयपुर समेत प्रदेश भर में लगाए गए 1000 से अधिक वेंटिलेटर्स में दिक्कतें हैं। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में इंस्टॉल वेंटिलेटर में दिक्कतें आ रही हैं। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। 1-2 घंटे चलने के बाद अचानक ही वेंटिलेटर बंद होने लगे हैं। जरूरत के हिसाब से FiO2 की डिलीवरी नहीं होने समेत कई दिक्कतें वेंटिलेटर्स पर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर केंद्र सरकार को इसे लेकर पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी भी कोटा, जोधपुर, जयपुर समेत कई जगहों पर दिक्कतें बरकरार है। कोविड अन्य मरीजों को उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही का भी खामियाजा, क्योंकि वेंटिलेटर अचानक ही 1-2 घंटे बाद बंद हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में किसी भी मरीज की जान पर यह भारी पड़ सकता है। पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर से जुड़ी ये अहम खबर है। बता दें आपको, राजस्थान सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर लेटर लिखे जा चुके हैं, पत्र लिखा जा चुका है, सूचित किया जा चुका है। जयपुर समेत प्रदेश भर में 1000 से अधिक वेंटिलेटर्स में दिक्कतें आ रही हैं। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में इंस्टॉल वेंटिलेटर में दिक्कतें आ रही हैं, जहां पर कहीं प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। 1-2 घंटे चलने के बाद अचानक ही वेंटिलेटर्स बंद हो जाते हैं। जरूरत के हिसाब से FiO2 की डिलीवरी समेत यहाँ पर कई दिक्कतें इन वेंटिलेटर्स पर आ रही हैं। शिकायत की जा चुकी है, केंद्र सरकार को अवगत कराया जा चुका है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर ही केंद्र सरकार को इसे लेकर पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी भी कोटा, जोधपुर, जयपुर समेत कई जगहों पर दिक्कतें बरकरार है। कोविड यानी मरीजों को उठाना पड़ रहा है अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा। बड़े अस्पतालों में अब सिर्फ इमरजेंसी के मरीज ही भर्ती। बेकाबू कोरोना को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक कवायद है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालेरिया ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। बैकअप सपोर्ट के लिए अस्पतालों में व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। रूटीन ओपीडी में सिर्फ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जाए जिन्हें गंभीर हालत में तत्काल उपचार की जरूरत हो। इसके साथ ही अस्पतालों में पूर्व में भर्ती मरीजों की भी स्क्रीनिंग हो।
एचओडी स्क्रीनिंग कर ऐसे मरीजों को छुट्टी दें जिनकी हालात यहां पर ठीक नहीं है। और यह अहम निर्देश इसे लेकर जारी किया गया। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो बड़े अस्पतालों में अब सिर्फ इमरजेंसी के मरीज ही भर्ती किए जाएं। बेकाबू कोरोना को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये कवायद की है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बैकअप सपोर्ट के लिए अस्पतालों में व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं ताकि रूटीन ओपीडी में सिर्फ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जाए जिन्हें गंभीर हालत में तत्काल उपचार की जरूरत हो। इसके साथ ही अस्पतालों में पूर्व में भर्ती मरीजों की भी स्क्रीनिंग हो। एचओडी स्क्रीनिंग कर ऐसे मरीजों को छुट्टी दें जिनकी हालत पहले से बेहतर है या हालत ठीक हो चुकी है। फिर सरकारी कर्मियों को अदृश्य शत्रु की चिंता। कोरोना नहीं, दूसरे अदृश्य शत्रु की यहां पर चिंता हो रही है। अब कर्मचारियों को सताने लगी है फिर वेतन कटौती की चिंता। इसके साथ ये भी आशंका कि कर्मचारी संघों से बातचीत किए बिना कहीं लागू ना हो जाए ये निर्णय। इसके मद्देनजर कर्मचारी संघों ने अभी से ही रणनीति भी बना ली है। सरकार के संभावित निर्णय का विरोध करने की रणनीति बनाई गई है। कर्मचारियों को वेतन कटौती की चिंता है। कोरोना से ज्यादा कर्मियों को इस अदृश्य शत्रु की चिंता होने लगी है। तो एक कोरोना अदृश्य शत्रु तो है, लेकिन अब दूसरा अदृश्य शत्रु है जिसकी चिंता कर्मचारियों को सता रही है। सरकारी कर्मचारी जिन्हें अब ये चिंता सता रही है, कर्मचारियों को वेतन कटौती की चिंता सता रही है कि कहीं अब फिर से जिस तरह से सेकंड वेव आई है, जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, कहीं दोबारा कर्मचारियों की वेतन में कटौती तो नहीं होगी। और ये आशंका इन कर्मचारियों को कर्मचारी संघों से बातचीत किए बिना कहीं ये निर्णय लागू ना हो जाए। और इसके मद्देनजर कर्मचारी संघों ने भी अभी से रणनीति बना ली है। सरकार के संभावित निर्णय का विरोध करने की यहाँ पर रणनीति बनाई है। कर्मचारियों को वेतन कटौती की चिंता है। कोरोना से ज्यादा अब कर्मियों को इस अदृश्य शत्रु की चिंता सताने लगी है, यानी वेतन कटौती। आंदोलनकारी किसानों ने वैक्सीन लगवाई है। संयुक्त किसान मोर्चा की एक अपील पर यह वैक्सीन लगवाई गई है। हालांकि टिकरी बॉर्डर पर पंजाब का एक भी किसान वैक्सीन लगवाने नहीं आया। इन किसानों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पर भरोसा नहीं है। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे प्राइवेट डॉक्टरों को। संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा के आरोपों का भी खंडन किया। ऑक्सीजन टैंकरों को रोकने जैसे खबरों का खंडन किया है। जो आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने ऑक्सीजन रोका है, लेकिन इसका भी खंडन इन्होंने किया। अहम बात यह है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की एक अपील पर वैक्सीन लगवा ली है आंदोलनकारी किसानों ने। हालांकि टीकरी बॉर्डर पर किसान मौजूद है। जो पंजाब का एक भी किसान इस बीच वैक्सीन लगवाने यहां पर नहीं आया। इन किसानों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पर उन्हें भरोसा नहीं है। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स को बुला लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने भाजपा के आरोपों का भी खंडन किया, जिसमें ऑक्सीजन टैंकरों को रोकने जैसे खबर सामने आई थी, जिसका खंडन किसानों ने किया है। फिलहाल कम नहीं होगी खाद्य तेल की कीमतें। पिछले एक साल में खाद्य तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, तेज रफ्तार से बढ़ती नजर आ रही है। पाम और सोया तेल की कीमतें कम होने की कोई संकेत अभी नहीं मिले और ऐसे में 2022 से पहले कीमतें घटने या फिर स्थिर होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा खपत के मुकाबले कमजोर आपूर्ति यहाँ पर मुख्य कारण मानी जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस साल पाम ऑयल की कीमत अब $975 प्रति टन पहुंचेगी। यानी ऐसी उम्मीद कम ही लग रही है 2022 से पहले कि ये तेल के दाम कम होंगे या फिर कीमतें स्थिर होंगी। बढ़ भी सकती है और भी ज्यादा स्थिर होने के भी संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि खाद्य तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। पिछले एक साल में खाद्य तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पाम और सोया तेल की कीमतें कम होने के यहाँ पर कोई संकेत अभी भी नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में यही माना जा रहा है कि 2022 से पहले कीमतें घटने या फिर स्थिर होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा खपत के मुकाबले कमजोर आपूर्ति यहाँ पर मुख्य कारण है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस साल पाम ऑयल की कीमत $975 प्रति टन तक पहुंचेगी। और अब बात क्रिकेट के महाकुंभ IPL 2021 की। बेंगलुरु के राजस्थान पर 10 विकेट से रॉयल जीत हुई है। बेंगलुरु के देवदत्त पड्डीकल ने 52 गेंदों पर 101 रन बनाए हैं। कप्तान कोहली ने भी यहां 72 रन की पारी खेली। राजस्थान ने बेंगलुरु के सामने 178 रन का लक्ष्य रखा था। बेंगलुरु ने मात्र 16.3 ओवर में बिना विकेट खोए ये लक्ष्य हासिल किया। राजस्थान की लचर गेंदबाजी रही हार का कारण। वहीं आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में मुंबई बनाम पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाएगा। कोविड-19 का पुनरुत्थान एक वास्तविक चुनौती और इसे लेकर कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर राम मटोरिया ने विचार साझा किए हैं। कोरोना को गंभीर या महामारी नहीं मानना बड़ी भूल हो सकती है और जिसके चलते संक्रमित अस्पताल न जाकर घरों में इलाज लेते रहे। धीरे धीरे समुदाय में एक संक्रमण की श्रृंखला बनती चली गई। परिणाम स्वरूप घरों में फलता फूलता कोरोना बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। टीकाकरण का बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो पाना भी यहाँ पर कम जिम्मेदार नहीं है इसके पीछे।
अगर देखें तो दूसरी लहर का वायरस काफी हद तक पिछली लहर जैसा ही है। मरने वालों में 3/4 से अधिक ऐसे रोगी जो 7 दिन बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल को रिपोर्ट नहीं करना, जांच समय पर नहीं करवाना भी विस्फोट का कारक है। होम आइसोलेशन वरदान बना, लेकिन मॉनिटरिंग में लापरवाही यहां पर जानलेवा हो सकती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित। मनोज तिवारी ने खुद को आइसोलेट किया है। तिवारी ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की भी सलाह दी है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी कोरोना की चपेट में यहां आ चुके हैं। कनाडा ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों पर रोक लगाई है। भारत से आने वाले यात्रियों पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि कार्गो विमानों पर लागू नहीं किया है ये नियम, ताकि वैक्सीन, पीपीई किट और दूसरे आवश्यक सामान की जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसलिए इस पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ब्रेक के बाद इस वक्त बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पुलिस की अहम कार्रवाई है। जिला स्पेशल टास्क फोर्स और हाथीपोल थाना पुलिस ने इस अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 4 इंजेक्शन बरामद किए गए। 41,000 से 45,000 में एक इंजेक्शन को बेचने की इनकी पूरी तैयारी थी। सुभाष गर्ग, भूपेंद्र सिंह और शुभम नाम के आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। लेकिन जिस कदर बार बार मामले सामने आते हैं प्रदेश में कि एक तरफ इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी का दौर जारी है। और इसी कड़ी में उदयपुर से यह अहम खबर, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पुलिस ने यह अहम कार्रवाई की है। उदयपुर संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, उदयपुर भी नहीं बचा जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही थी। किस तरह से कार्रवाई की गई और कौन है ये तीनों आरोपी? बिल्कुल, देखिए श्वेता, पिछले 2 दिनों की अगर बात करें, यानी कि कल और उससे 1 दिन पहले लगातार 2 दिन से जिला स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस जो है वो लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इनकी कालाबाजारी जो की जा रही है उसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक 2 दिन पहले एक चिकित्सक और एक मेडिकल स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके पास से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किया। डिकॉय ऑपरेशन था ये डीएसटी टीम का, जिसमें कि 35,000 रुपए में सौदा तय हुआ था, महज कुछ हजार के इंजेक्शन का। और उसके बाद में डीएसटी की टीम ने ये जो एक निजी चिकित्सालय का डॉक्टर है और एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसको गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में एक और जो रेडियोग्राफर है उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद भी जो इस तरह की घटनाओं के जो आरोपी हैं, इस तरह की कालाबाजारी करने वाले हैं, एक तरीके से कहें तो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस एक्शन में रही। और कल एक और बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई जब 4 और लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें कि एक जो व्यक्ति है उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद हुए और उसकी ही निशानदेही पर और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कल कुल 4 लोग और आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से कुल 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए। करीब 41,000 से 45,000 रुपए में इन लोगों ने सौदा तय किया था। यानी कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कालाबाजारी का जो दौर है, इस भयानक दौर में जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग मरने के कगार पर हैं, कई लोग कोरोना के चलते दम तोड़ रहे हैं, और ऐसे में जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इसको लेकर कई लोग अपना स्वार्थ तलाश रहे हैं, इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है। इसमें कुछ और स्वास्थ्य विभाग के जो कुछ लोग अगर शामिल हैं, उनको लेकर भी डीएसटी की टीम जो है पड़ताल कर रही है। और कौन लोग इन तमाम चीजों में शामिल हो सकते हैं, उस सबको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। जी श्वेता। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज डीएसटी उदयपुर हनुमंत जी जुड़ चुके हैं। हनुमंत जी, कार्रवाई यहां पर की तो जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात है कि इन तक इंजेक्शन पहुंचता कैसे है, और बड़ी बात यह कि इसमें डॉक्टर शामिल होते हैं, कहीं पर मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। जी सर। हनुमंत जी, क्या किस तरह से, क्योंकि मिली भगत है कहीं ना कहीं, डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट का इसमें शामिल होना, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं कि इंजेक्शन इन्हें मिलता है, ये ब्लैक में बेच रहे हैं। जी सर, परसों डॉक्टर मोहम्मद अबीर खान और एमबीबीएस स्टूडेंट मोहित पाटीदार को डीएसटी टीम द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीमान एसपी साहब राजीव पछाड़ जी, एडिशनल एसपी साहब श्री हेलो जी 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 हनुमंत जी, बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। हमारे एडिशनल एसपी साहब श्री हनुमंत जी, आप तक आवाज आ रही है क्या?
दोबारा हम हनुमान जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से गिरफ्त में आए। लेकिन देखिए, अहम सवाल तो यही है कि कालाबाजारी हो रही है, और कालाबाजारी कैसे हो रही है, इन तक इंजेक्शन कैसे पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात है कि कोई आरोपी या बदमाश नहीं है, ये मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो शामिल होते हैं, कुछ डॉक्टर्स की भी मिलीभगत होती है, और ये कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां जहां लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और एक इंजेक्शन ना मिल पाने की वजह से मौत हो रही है, इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। और ऐसे वक्त में भी अपनी जेब भरने की कोशिश इस तरह के लोगों की जारी है। और यही वजह है कि इस इंजेक्शन को यहां पर 41 से 45 हजार तक बेचा जा रहा है। यानी जहां जितनी कीमत मिल जाए उतना वसूल लिया जाए, मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए, ये दौर चल रहा है इस वक्त। और उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिनेश, देखिए, बेहद गंभीर मामला है कि आप लोग एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं मरीजों की जान बचाने की, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक में इन इंजेक्शन को बेच रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो जुड़े हैं वो स्वास्थ्य विभाग से। दिनेश जी। हाँ जी, हमने सारे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल की मीटिंग ली और सभी को पाबंद किया कि आप अपने स्टाफ पे नजर रखें, और एडिशनल ड्रग कंट्रोल के माध्यम से उनको भी बोला कि जो मार्केट में जो इंजेक्शन आते हैं एक एक इंजेक्शन का हिसाब रखो, कहीं से भी कुछ भी कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर दिनेश, बिल्कुल ये भी तो मॉनिटरिंग हो रही होगी कि कहाँ कितने इंजेक्शन आए हैं, किसके पास है, किसकी जिम्मेदारी है, कैसे इन लोगों तक पहुंच जा रहा है? नहीं, एडिशनल ड्रग कंट्रोल है, उसके माध्यम से हमने जो परसों इंजेक्शन आए थे 360, वो 20 हॉस्पिटल कितने दिए उसका पूरा ब्यौरा निकाल दिया था। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कालाबाजारी नहीं हो, जो भी स्टाफ है और कोई आता है वहाँ की गवर्नमेंट अभी तक कोई आंदोलन नहीं पाएगा। जी, लेकिन डॉक्टर दिनेश, अगर अपने ही लोग शामिल इसमें हो, उस पर कैसे नजर रखी जाएगी? चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो। हाँ, जो भी ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल का मैटर है, सभी को पाबंद किया है कि आप जो इंजेक्शन लगाते हो उसके खाली वायल अपने पास रखो, पेशेंट को दिखा के इंजेक्शन लगाओ, और आप तुम्हारे इंजेक्शन लग रहा है, तुम्हारे पास ये वायल है, और अलग वापिस जमा करो खाली वायल। लेकिन डॉक्टर दिनेश, वो गवर्नमेंट में जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है? हाँ, प्राइवेट में हम वापिस पाबंद करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर दिनेश, अब क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, आपने कहा कि पहले से हमने ऐसी तैयारी की, लेकिन अब और कितना अलर्ट हैं आप लोग इसे लेकर, किस तरह के मामले दोबारा ना हो, कालाबाजारी ना हो? नहीं, पूरा अलर्ट है। हमने एसपी साहब से निवेदन किया था, इस तरह से हो तो इनको फोन प्रेस करके इनको पकड़ो, तो एसपी साहब ने पूरी टीम में एक्टिव होकर इन लोगों को पकड़ा भी है। और अगर ऐसा कुछ हमारे गवर्नमेंट में पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे, जो भी हो पूरी करेंगे। ठीक है, और ये जो 3 लोग गिरफ्त में आए हैं, इनके भी तार कहीं जुड़े हुए, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो और लोग नहीं सामने आए, या मिली भगत हो, कुछ ऐसी जानकारी मिली हो? ना, अभी नहीं है। चलिए, ठीक है डॉक्टर दिनेश, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हालांकि डॉक्टर दिनेश खराड़ी जिनका कहना यह है कि हम अलर्ट है, मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं कि अगर कोई लोग शामिल होते हैं तो और सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल वही कि जब अभी उदयपुर से आए हैं, जयपुर से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि इस माहौल, इस गंभीर समस्या जिस तरह से हो रही है, एक महामारी का दौर जारी है, लोगों के मरने का दौर जारी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे डरना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में भी ये जेब गरम करने वाले लोग भी हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि अब जरूरत यही है कि ये कालाबाजारी को किसी भी हाल में रोका जाए, ताकि मजबूर अपनी मजबूरी के तहत इस तरह से एक इंजेक्शन को 45,000 50,000 में खरीदने को मजबूर ना हो, और ये कोशिश होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, इन तीनों को गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ भी कर रही है ताकि इनके तार और कहां तक जुड़े हुए हैं वो खंगाला जा सके। 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है उदयपुर में। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हो, और ये जो तस्वीर है 3 आरोपियों की तस्वीर, 4 इंजेक्शन इनके पास से बरामद हुए हैं, और इनकी तैयारी थी 41,000 से 45,000 में इस इंजेक्शन को मार्केट में बेचने की डील हो चुकी थी। सुभाषकर, भूपेंद्र सिंह और शुभम नाम के आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पुलिस की अहम कार्रवाई। और रवि हमारे संवाददाता उदयपुर से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से हमारी बात भी हो रही थी सीएमएचओ से, उनका कहना है कि हम कड़ी निगरानी में रख रहे हैं ताकि अपने लोग इसमें शामिल ना हो सके, लेकिन मामले जो सामने आ रहे हैं, क्या अलर्ट स्वास्थ्य विभाग उदयपुर में अब हुआ है इस तरह के मामले सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए श्वेता, दरअसल एक चीज बहुत साफ है कि पिछले दिनों में ये जब से इसकी खपत बहुत ज्यादा हुई है और ये बात सामने आई कि जीवन रक्षक है, इसकी बहुत ज्यादा से डिमांड होने लगी। तो ऐसे में पूर्व में जो सरकारी चिकित्सालय है वहां पर सरकार की तरफ से सप्लाई हो रही है, लेकिन जो प्राइवेट चिकित्सालय है उनमें पूर्व में राज्य सरकार का आदेश था कि सीएमएचओ के दिशा निर्देशन में उनको ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो अलॉट होंगे। लेकिन इसके बाद में चूंकि इसकी
फिर संभावनाएं परेशानियों की हुई, तो ऐसे में राज्य सरकार ने अपना पुराना जो ऑर्डर था वो विड्रॉ किया और उसके बाद में जो निजी चिकित्सालय है उनको सीधे स्टॉकिस्ट से रेमडेसिविर इंजेक्शन परचेज करने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक है, या तो ये खुद सीधे जुड़े हुए हैं अथवा इनके कोई रिश्तेदार जो हैं या कोई दोस्त हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में संलग्न है। तो इसी वजह से ये जो घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें सबसे पहले जो डीएसपी टीम को सफलता मिली थी, एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को अरेस्ट किया, उसके बाद में लगातार 5 और लोग अरेस्ट किए गए। ये जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो कहीं कुछ बातें ये भी सामने आई, हालांकि तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो निकल कर सामने आई वो ये कि कई जगहों पर जहाँ सरकारी चिकित्सालय जहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी मरीज को लगाया जाना था, 6 उसको डोज लगनी थी, उसमें से सिर्फ 4 डोज लगी, दो जो डोज है वो इन्होंने वहां से चोरी कर ली या फिर किसी तरीके से उड़ा ली। दूसरी बात, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो किसी मरीज को देने के बाद में जो उसकी खाली बोतल वॉइल जो है उसमें दूसरा कोई और कंटेंट भर के उसको पैक करके और इन्होंने ये बेचने की फिराक में थी। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और संभव भी है कि कुछ और ऐसे बड़े लोग जो हैं वो भी। बिल्कुल रवि, और ये एक अहम बात आपने बताई, देखिए ऐसा नहीं कि अगर कोई इस इंजेक्शन के 50,000 दे रहा है तो उसको असली रेमडेसिविर मिल रहा हो, उसकी जगह पे कुछ भी दे सकते हैं ये लोग और पैसे भी ले सकते हैं। तो इससे बचने की जरूरत है, इस कालाबाजारी में जो रेमडेसिविर मिल रहे हैं उससे बचने की जरूरत हर किसी को है और अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इधर बाड़मेर का कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला है। तस्कर के मकान से बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं, नकदी, मादक पदार्थ समेत 11 वाहन यहां से बरामद हुए हैं। बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 59,69,000 की नकदी यहां से बरामद हुई है। आरोपी के घर से 5 पिस्टल, 9 मैगजीन, 2.5 किलो अफीम का दूध, 13 मोबाइल, 4 डोंगल, BMW, टोयोटा, स्क्वाडा जैसे 11 लग्जरी वाहन भी बरामद हुए हैं। मारे गए तस्कर के खिलाफ पाली, बाड़मेर में 8 मामले भी दर्ज हैं। और बाड़मेर संवाददाता दुर्ग सिंह राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग सिंह, शायद ये अंदेशा ये रहा हो कि इतनी चीजें बरामद होंगी इसके पास से। निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस को पहले इस बात की सूचना थी कि यह व्यक्ति अपने बाड़मेर सदर थाने के पीछे के निवास पे छिपा हुआ है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर दबिश दी थी, लेकिन यह पुलिस को एक हेड कांस्टेबल को कुचल कर वहां से भागते हुए फायरिंग करते हुए वहां से जाने लगा। तो पुलिस ने AK-47 से फायर की, 4 राउंड फायर, और उसमें एक गोली से लगने से घायल हो गया। उसके बाद इसकी मौत हो गई। उसके बाद जब इसके निवास की तलाशी ली गई तो वहां पर अफीम का दूध जो मादक पदार्थ है NDPS के तहत आता है 2 किलो 360 ग्राम, डोडा पोस्ट लगभग 1.25 किलो, पिस्टल, मैगजीन, जिंदा 121 कारतूस और करीब 60 लाख रुपए की नकदी। और सबसे बड़ी वाहन जो बात है कि करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के लग्जरी वाहन, औद्योगिक जो यूज में आने वाले वाहन है वो भी यहाँ पे बरामद किए गए हैं। और बड़ा तस्कर था। और पाली में एक सब इंस्पेक्टर, एक SHO सांडेरा में आते हैं, उनपे गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलकर मारने का इसने प्रयास किया था। पुलिस लगातार इसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन ये बड़ा शातिर था, बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसका एक माइंडसेट था कि पुलिस की जहां पर नाकेबंदी देखता तो पुलिस की नाकेबंदी तोड़ने की बजाय पुलिस कर्मियों पे वाहन चढ़ाने की मानसिकता रखता था। उसको पुलिस सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती थी और रात को भी इसने पुलिस कर्मियों को मारने का प्रयास किया। और जब इसके एनकाउंटर में मौत हो गई तब पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वह मादक पदार्थ, हथियार, लाखों रुपए की नकदी, इस तरह से कह सकते हैं बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बहुत शुक्रिया दुर्ग सिंह आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।